चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक देखते हैं। पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग आएंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पे। तो पी ब्लॉक बेसिकली इनऑर्गेनिक का पार्ट है और ये हमारा 10 मार्क्स का आ रहा है बोर्ड एग्जाम, है ना। ये अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का आ रहा है, तो इस पे थोड़ा सा हम फोकस सही से करेंगे। पी ब्लॉक बेसिकली हमारा क्या है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी कौन सी है, कुछ इस तरीके से बनी हुई है। इसको थोड़ा घुमा दो ऐसे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले लो। तो ये वाला जो बिल्कुल राइट हैंड वाला पार्ट है, राइट हैंड वाला जो पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, ये बेसिकली हमारा पी ब्लॉक, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में बेसिकली हमारे सब कुछ होते हैं, मेटल्स भी है, ठीक है, नॉन मेटल्स भी है, मेटेलॉइड्स भी होते हैं इसमें, है ना, और नोबल गैसेस भी। और क्या है, नोबल गैसेस भी। तो सब कुछ है इसमें। नोबल गैसेस हमारा लास्ट ग्रुप में होती है और मेटल्स भी हैं इसमें, नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली इसमें जो ग्रुप है वो हमारे 6 ग्रुप है टोटल। कितने ग्रुप है, 6 ग्रुप। बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है, और हेलोजन फैमिली है, और हमारा कौन सा है, नोबल गैसेस, ठीक है। तो ये 6। तो हमको बेसिकली ग्रुप की अगर बात करें तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 ग्रुप होते हैं। हमको 12th क्लास में सिर्फ 4 ग्रुप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17, 18 ग्रुप के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से पूरा। 15th ग्रुप को सबसे पहले हम लोग लेते हैं। तो 15 ग्रुप में हमारे जो भी एलिमेंट है उनको हम सबसे पहले लिखते हैं, उनकी हम जनरल प्रॉपर्टी समझते हैं। तो 15 ग्रुप में जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये हमारे 5 एलिमेंट हैं, प्राइम प्राइम एलिमेंट, जो कि 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इसकी बात करें अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की, तो बेसिकली है क्या कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें से हम लोग समझते हैं कि हमारे जनरल प्रॉपर्टीज में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमको जनरल प्रॉपर्टीज की समझनी है। जनरल प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जिनको हमें समझना होगा। कौन 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 सी प्रॉपर्टीज है जनरल प्रॉपर्टीज में। फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर हम बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमारी जनरल प्रॉपर्टी है, सबसे पहले इसको समझना होगा। फिर हम लोग चलेंगे एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज के बेसिस पे, एटॉमिक रेडियाई। दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गॉट इट। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हमारी मेन प्रॉपर्टीज हैं जनरल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p3। सेम हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस का हो जाएगा, सेम होगा, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, 3s2, 3p3। आर्सेनिक का भी सेम हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4s2, 4p3, ठीक है। फिर एंटीमनी का 5s2, 5p3। फिर हमारा बिस्मथ का 6s2, 6p3।
क्या हो जाएगा 6s2 6p3। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 ग्रुप का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 ग्रुप का क्या हो जाएगा NH2NP3। क्या हो जाएगा NH2NP3, दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट? कोई डाउट इसमें? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई हमारी सभी में सेम ही रहेगी, अप टू डाउन ये इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। तो यहां पर एटॉमिक रेडियाई में क्या बता दोगे, अप टू डाउन एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, अप टू डाउन atomic radii increases, atomic radii increases because number of shell increases, because number of shell in, आपको रीजन बिल्कुल बताना है, because number of shell increases, नंबर ऑफ शेल इसमें क्या होता है बढ़ जाता है, तो एटॉमिक रेडियस हमारी बढ़ेगी। तो आपको पता है इसका ऑर्डर आप बना लोगे, फिर बिस्मथ का साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, कुछ इस ट्रिक से हम देख सकते हैं इसको। क्लियर? तो यहाँ पर ये हमारा एटॉमिक साइज का ऑर्डर हो जाएगा, एटॉमिक साइज। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी मतलब एनर्जी जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे हो, उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली क्या होती है कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, अब यहां से ये आउटर मोस्ट सेल है, अब आउटर मोस्ट शेल से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी लगेगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लिख सकते हो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हम बात करें अप टू डाउन, तो अप टू डाउन साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है मतलब ये शेल जो है आउटर मोस्ट वो बढ़ती आ रही और बढ़ती आ रही, शेल बढ़ती आ रही। तो न्यूक्लियर की जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट शेल के लिए बढ़ रही है। मतलब मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है। मेटेलिक नेचर का बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर सकता है, वो निकाल सकता है, मतलब एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगी अप टू डाउन में। तो अप टू डाउन एटॉमिक जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या हो जाएगी कम, अप टू डाउन ionization enthalpy decreases because nuclear power decreases, न्यूक्लियर पावर आउटर मोस्ट शेल के लिए डिक्रीज हो जाए, समझे? इतना होल्डिंग पावर नहीं हो पाएगी, जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगी होल्डिंग पावर कम होती जाएगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही थी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when we add an electron, when we add an electron। अब बेसिकली ऊपर वाली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही थी, तो दैट्स अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो अब बेसिकली हो क्या रहा
लिख लेना ये आइसोलेटेड गैसियस एटम। वैसे सब्जेक्टिव पेपर है नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि अप टू डाउन, बेसिकली हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो रही है, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अप टू डाउन आते वक्त मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, तो वहां पर अप टू डाउन जब आएंगे तो जो मेटल है वो चाहते नहीं है इलेक्ट्रॉन लेना, तो चाहत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इलेक्ट्रॉन आप जबरदस्ती दोगे तो एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी वहां पर, क्योंकि वो चाहत नहीं है उनको इलेक्ट्रॉन लेने की। अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो नाइट्रोजन तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन दे दो उसको तो वो ले लेगा, लेकिन बिस्मथ नहीं चाहता। बिस्मथ इस मेटेलिक नेचर उसका ज्यादा है, तो मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना कि लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेंगे वो। अगर आप जबरदस्ती उनको इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपको एनर्जी खुद लगानी पड़ेगी समझे ना। तो ये चीज हो जाएगी, तो अप टू डाउन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अप टू डाउन अप टू डाउन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही आपको बताना है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द अट्रैक्टिंग पावर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अगर अट्रैक्टिंग पावर की बात करें तो यहां पर आपको सिर्फ एक ट्रिक याद करनी है बस, बाकी उससे सब कुछ हो जाएगा। फोन कल बुरा आया, साईं चालाक है, बस आप इतनी सी ट्रिक याद कर लें, बाकी आपका इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे सारे। तो आपको ये चीज याद रखनी है, नाइट्रोजन है ना इस फैमिली में, तो नाइट्रोजन जो है वो फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बाकी अप टू डाउन जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है बस, और आपको दिमाग में नहीं रखना, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो अप टू डाउन में क्या होगी, डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गॉट इट? बस इतना दिमाग में रखना है। बाकी ये वाली जो टेबल है ये आपको दिमाग में रखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर। इससे जनरली आपके सारे क्वेश्चन लमसम हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस ट्रिक से बाहर क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए, आप कोई जाएगा भी नहीं, तो इसको दिमाग में आप रख लेना। तो ये हमारी थी जनरल प्रॉपर्टी, ये हमारी क्या है, जनरल प्रॉपर्टी। अब बेसिकली हम लोग चलेंगे आगे इसकी और चीजों को देखने के लिए, तो हम लोग चलेंगे अब इसके अकरेंस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में भी हमको मिलेगा, ठीक है, नाइट्रेट फॉर्म में मिलता है। फास्फोरस हमें फॉस्फेट फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन की नाइट्रेट फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक है। फास्फोरस जो है वो फॉस्फेट फॉर्म में मिलता है, फॉस्फेट मतलब PO4 3 नेगेटिव, है ना, नाइट्रेट मतलब NO3 नेगेटिव। तो इस फॉर्मेट में हमको मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस तरीके से हमें ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। नाइट्रोजन वैसे एटमॉस्फेयर में अपना 70% कब्जा जमाए हुए बैठा है, तो 70% तो नाइट्रोजन है ही यहाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, जनरल प्रॉपर्टी हमने देख लिया, हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिकली जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डायटोमिक है, फास्फोरस टेट्राएटमिक है, तो बेसिकली ये पॉलीएटमिक होते हैं काफी, ठीक है। कैसे होते हैं, पॉलीएटमिक। आपको ये समझना होगा, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये पॉलीएटमिक है। बिस्मथ तो हमारा मोनोएटमिक डायटोमिक फॉर्म में रहता है, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है। ये हमारा गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। बाकी सारे के सारे कैसे हैं, सॉलिड फॉर्म में। कैसे फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म। अगर इनकी और प्रॉपर्टी को जाने तो ये दोनों नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये हमारे कैसे नॉन मेटल्स। कैसे, ये नॉन मेटल्स। आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करें तो ये हमारे कैसे मेटलॉइड्स, दैट आर मेटलॉइड्स। और बिस्मथ की बात करें तो ये हमारा कैसा है, मेटल है।
कैसा है ये, मेटल। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, बाकी चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आती जाएगी धीरे धीरे सारी। ये हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट अप टू डाउन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का जनरल ट्रेड क्या हो जाएगा, अप टू डाउन इंक्रीजेस। क्या बोल दोगे, अप टू डाउन इंक्रीजेस। इतना दिमाग में रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15th ग्रुप, 15 ग्रुप की अगर हम बात करें, यहां पर जो 15 ग्रुप मैंने लिखा था, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली भी बोल देते हैं, नाइट्रोजन फैमिली और निक्टोजन्स, और निक्टोजन्स। निक्टोजन्स का मतलब क्या होता है, निक्टोजन्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो चोक कर दे, चोकिंग एलिमेंट्स, ठीक है, चोकिंग एलिमेंट्स, तो चोक कर देते हैं, दम घोटने वाले, थोड़ा सा बोल सकते हो। तो ये हमारे 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, हम कैसे पता करें किसी चीज की, किसी एलिमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, नाइट्रो फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, ठीक है। अब भैया इसको 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है 8 करने के लिए, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी इसकी, -3। दैट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है बस। अब मैक्सिमम क्या हो सकती है इसकी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो सकती है, जो भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे वो निकाल दे। इस पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस पूरे ग्रुप की बात, इसमें तो नहीं निकलेंगे लेकिन इस पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो इस पूरे ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5। दैट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको पहचान लेना कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो जाएगी। तो यहां पर इस पूरे ग्रुप की बात करें तो -3, +3 और +5, ये हमारी फेमस और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। तो अब यहां पर हम देखते हैं एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, एनामलस मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी नाइट्रोजन की इस ग्रुप के और सारे एलिमेंट से। ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी में इनका अलग प्रॉपर्टी दिखती है, देखो, ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से इनकी प्रॉपर्टी अलग दिखती है। दूसरा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पूरे ग्रुप के एलिमेंट पर। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा इसका, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें हाई, स्मॉल साइज हो गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाई बॉन्ड एंथैल्पी, क्या हो जाएगा, हाई बॉन्ड एंथैल्पी, गॉट इट, हाई बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये हमारी मेन प्रॉपर्टीज हैं। इतनी बात समझ में आई। ये काम करेगा सभी में, इसको छोड़ के ऑक्सीजन में भी, ऑक्सीजन वाले फैमिली में ऑक्सीजन आ जाएगा, और हमारा फ्लोरीन वाले, फ्लोरीन हैलोजन में फ्लोरीन का आ जाएगा एनामलस प्रॉपर्टी। तो ये थोड़ा याद रखना, पहला जो एलिमेंट होगा ग्रुप का वो थोड़ा उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी। समझ में आ रही है इतनी बात, कोई डाउट यहाँ तक, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी सबको। अब हम लोग चलते हैं इसकी रिएक्टिविटी, मतलब केमिकल रिएक्शंस पे। तो
जो भी हम एलिमेंट लेंगे, 15 ग्रुप का जो भी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, उसमें आपको फोकस करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को दिमाग में रख। तो अगर हम अलग अलग, देखो केमिकल प्रॉपर्टी में हम कुछ एलिमेंट्स को देखते हैं, कुछ एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि क्या बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा, ठीक है। तो 15 ग्रुप में हम सबसे पहले कराएंगे हाइड्रोजन की रिएक्शन। तो हाइड्रोजन की रिएक्शन हम कराएंगे तो ये बनाते हैं बेसिकली ट्राई हाइड्राइड्स, है ना। तो ये बनाएंगे ट्राई हाइड्राइड्स। फॉर एन एग्जाम्पल NH3, PH3, नाइट्रोजन के साथ NH3 बन जाएगा, फॉस्फोरस के साथ PH3 बन जाएगा, ASH3 बन जाएगा, ठीक है, SbH3 बन जाएगा, फिर बिस्मथ के साथ बन जाएगा। तो ये हमारे इस तरीके से बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, समझे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स बनेंगे हमारे, ये जो कंपाउंड्स बनेंगे हाइड्रोजन के, आपको ये चीज पता है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर। तो फिर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के, समझे। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दे कि मेटल के हाइड्राइड्स कैसे होंगे, मेटल के हाइड्राइड्स कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। तो फिर नॉन मेटल के हाइड्राइड्स कैसे होंगे, नॉन मेटल के हाइड्राइड्स कैसे होंगे, बेसिक होंगे। कैसे होंगे, बेसिक। तो ऊपर तो ये जो नाइट्रोजन वगैरह है, ये तो बेसिकली हमारा कैसा है, कैसा है, ये नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का हाइड्राइड कैसे होंगे, बेसिक। तो अगर हम यहाँ पर एसिडिक और बेसिक नेचर की बात करें, तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर की बात करें, अमोनिया होगा इसमें, फिर PH3 होगा, फिर ASH3 होगा, फिर यहाँ पर SbH3 होगा, फिर यहाँ पर BiH3 होगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने की। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेसिकली ये दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। एक तो डाई E2O3 करके, N2O3, P2O3, AH2O3, Sb2O3, ठीक है, Bi2O3, या फिर E2O5 टाइप कंपाउंड बनाएंगे, मतलब N2O5, P2O5, इस टाइप के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो अब अगर ऑक्साइड्स की बात करें, तो इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं सेम हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर अप टू डाउन जाएंगे, यहां से यहां इनके ऑक्साइड्स देखेंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा, क्योंकि मेटल कौन है, बिस्मथ। तो अगर हम बात करें N2O3, P2O3, AH2O3, Sb2O3 और Bi2O3, तो यहां पर क्या हो गया, एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर बढ़ गया, ये सॉरी बेसिक नेचर, बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात सबको, कोई डाउट। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दे हैलोजेंस के साथ, हैलोजेंस के साथ, तो ये बेसिकली बनाते हैं हमारे क्या, ट्राई हाइड्राइड्स, ट्राई हैलाइड्स बेसिकली, EX3 और EX5, पेंटाहेलाइड्स और ट्राईहेलाइड्स। तो इसका एक फेमस एग्जांपल है PCl3 और PCl5, ये हेलोजेनेटिक रिएजेंट है। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो PCl3 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। ये हमारा Cl, ये हमारा Cl और ये हमारा Cl, यहाँ पर लोन पेयर आ जाता है, तो ये इतना झुका देता है, पिरामिड बन जाता है। कैसा बन जाएगा, पिरामिड। तो इसका नाम कैसे रख देंगे हम, ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा हो जाएगा ये, ट्राइगोनल पिरामिडल, ऊपर लोन पेयर आ जाएगा ये, दैट इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल। लेकिन अगर हम PCl5 की बात करें, तो PCl5 का थोड़ा अलग केस है। यहाँ पर जो जो ऊपर नीचे जो भी एंगल बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे सॉरी, तो ये कहलाते हैं बेसिकली इसमें एक्सियल बॉन्ड। और जो बीच में, जो प्लेन में जो बॉन्ड बन रहे हैं तीन, ये जो तीन बॉन्ड बन रहे हैं ये वाले, ये कहलाते हैं हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड। और यहाँ पर जो बॉन्ड बने हैं, जो प्लेन में बॉन्ड बने हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है,
वो हमारे छोटे होंगे एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड। ये वाला एक्सियल कहलाता है, ब्लैक वाला, ठीक है, ये एक्सियल बॉन्ड है। तो एक्सियल बॉन्ड थोड़ा बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना प्लेन वाले, ये ना रिपेल कर देते हैं उसको, रिपेल कर देते तो ऊपर ज्यादा बढ़ जाता है, नीचे ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप जो PCl है एक्सियल वाला, वो आप बोलोगे बड़ा है। PCl जो है एक्सियल वाला क्या है? बड़ा। और PCl इक्वेटोरियल क्या है? छोटा। इस तरीके से आप फिर पता करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? कोई डाउट? अब अगर हम रिएक्शन विद मेटल की बात कर लें, मेटल्स के साथ रिएक्शन करा दें, तो मेटल के साथ रिएक्शन कराने से क्या मिलेगा हमको? ये जो एलिमेंट्स हैं 15 ग्रुप के, ये हमारे कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कैल्शियम के साथ हम बनाएंगे ट्राई कैल्शियम डाइनाइट्राइड, ठीक है, ट्राई कैल्शियम डाइफॉस्फाइड, ठीक है। जिंक के साथ क्या बनाएंगे? ट्राई जिंक एंटीमोनाइड, ठीक है। सोडियम के साथ क्या बनाएंगे? ट्राई सोडियम आर्सेनाइड, गॉट इट। मैग्नीशियम के साथ क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ट्राई मैग्नीशियम डाइबिस्माइड। तो इस टाइप के मेटल के साथ कुछ कंपाउंड्स ये बनाते हैं। कैल्शियम का आप याद रख लो, कैल्शियम का बस आपको बैलेंसी के हिसाब से चलना है। ये बचपन में आपने सीखा होगा 9th क्लास कि N3 नेगेटिव होता है और कैल्शियम क्या होता है? 2+, ठीक है। तो आप देख लो भैया कैसे बनाएगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 6 + 6 नेगेटिव बना दिया, लो खत्म बात। आप इसमें सोचोगे थोड़ी ना, बस ये समझो कि कैल्शियम के साथ रिएक्शन होती है, जिंक के साथ होती है, सोडियम के साथ होती है और मैग्नीशियम के साथ, दैट्स इट। इस तरीके से आपको बना के चलना है। तो ये हमारी रिएक्शंस हो जाएंगी, ये हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको देखकर चलना है। जिंक रिएक्शन एंटीमनी के साथ करा देना, कैल्शियम की नाइट्रोजन, कैल्शियम की फास्फोरस के साथ, मैग्नीशियम की बिस्मथ के साथ बन जाती है, सोडियम के आर्सेनिक के साथ। ये आप देखो, ठीक है। तो ये हमारी होगी केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन मतलब N2, दैट इज कॉल्ड डाई नाइट्रोजन। तो N2 बेसिकली क्या है? ये हमको आसानी से एयर में मिल जाती है, तो एयर से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लेबोरेटरी की बात करें तो लैब में कैसे बनती है? इन लैब डाई नाइट्रोजन लैब में कैसे बनती है? तो अमोनियम क्लोराइड आपने सुना होगा नाम इसका। एक्वस स्टेट में अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट के साथ आप करा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डाई नाइट्रोजन N2 मिल जाएगी। पानी निकाल दोगे साथ में, पानी निकाल लेना, ठीक है, और नमक निकल जाएगा NaCl। हमारे कॉमन एग्जांपल्स हैं, ये निकल जाएंगे आराम से, ठीक है। या फिर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट का नाम सुना है, तो पोटेशियम की जगह आप अमोनियम डाइक्रोमेट कर दो, NH4Cr2O7, ठीक है। इसको हीट कर दो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सुना होगा 9th 10th क्लास में, तोड़ दो इसको, तो डिकम्पोजिशन कर दोगे तो N2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और कार्बोनेट क्रोमेट है तो Cr2O3 निकल जाएगा। इस तरीके से आप निकाल लेना इसको। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है बैरियम के साथ एजाइड, ये हमारा बैरियम एजाइड हो जाता है। इसको भी आप जब डिकम्पोज कर दोगे तो बैरियम इसका अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन अलग हो जाएंगे, ये 3 मोल। तो ये भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो एक दो बार इसको देखना है आपको। ये वीडियो लेक्चर आपका रिकॉर्डेड रहेगा, 1-2 बार इसको और देख लेना, अभी जब भी टाइम मिले देख लेना, बस हो जाएगा। अब डाई नाइट्रोजन की थोड़ी हम उसकी प्रॉपर्टीज की बात कर ले, तो जो N2 है ना, वो हमारी डेंजर नहीं है, टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक होती है दिक्कत हो जाता है। ये हमारी कैसी है? नॉन टॉक्सिक गैस, नॉन टॉक्सिक गैस। कलरलेस है, कलर तो दिखता नहीं है, रंग बिरंगी है नहीं है। ऑर्डरलेस है, कोई खुशबू नहीं है इसके पास, ठीक है। टेस्टलेस है, कोई टेस्ट भी नहीं है। तो ये हमारी ऐसी गैस और स्टेबल काफी ज्यादा है। इसके अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो 2 आइसोटोप्स है, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। इसके 2 आइसोटोप्स है। सॉल्युबल पानी में बहुत कम, लो सॉल्युबल इन वाटर, लो सॉल्युबल इन वाटर। पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी कम है काफी, ठीक है। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में नाइट्रोजन की आप रिएक्शन हम अभी करा के देख चुके हैं। फेमस रिएक्शन एक क्या है?
हैवर्स प्रोसेस। जब हम हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं ना कुछ 673 केल्विन पे, है ना, और आयरन ले लेते हैं, और हाँ इसमें हम प्रेशर भी लेते हैं करीब 200 ATM प्रेशर, 200 गुना 300 गुना प्रेशर लेते हैं। मॉलिब्डेनम हम इसमें ले लेते हैं एज अ को कैटलिस्ट, मतलब आयरन को सपोर्ट करने वाला कैटलिस्ट। मॉलिब्डेनम मेटल है ये, डी ब्लॉक का। तो यहाँ हमारा बन जाता है 2 मोल अमोनिया, अमोनिया बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हैवर्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? हैवर्स प्रोसेस। ये आ सकता है क्योंकि काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है। बाकी आपको कराना है नाइट्रोजन की, लिथियम के साथ करा दो, किसी मेटल के साथ, तो लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा। हीट कर दोगे आप तो Li3N बन जाएगा। ठीक है। सोडियम के साथ कराना है तो सोडियम नाइट्राइड बन जाएगा। मैग्नीशियम के साथ कराना है तो सॉरी मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम के साथ कराना है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा Mg3N2। अभी हमने बनाया भी है पहले। ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस हमारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की हो जाएगी। गॉट इट। एक क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन है कि NaN3 जो सोडियम एजाइड है, इसको हम जब हीट करते हैं तो क्या मिलता है? तो हमने ये बिस्मत वाला बताया था आपको, Bi, ये वाला बैरियम वाला, है ना। तो बैरियम में बैरियम मिल जाता है और N2 मिल जाता है। सेम यहाँ भी सोडियम मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? N2 मिल जाएगा। दैट्स इट। ये आप बैलेंस कर लेना कैसे बनेगा, ये 2 ले लेना। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। एक आपको पता है रिएक्शन तो फिर नेक्स्ट तो आप कर ही सकते हो, बस दिखी हुई होनी चाहिए, आपकी नजरों में होनी चाहिए, हाँ ऐसा ऐसा। ठीक है। तो ये डाई नाइट्रोजन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? अमोनिया। अमोनिया की बात करते हैं। तो अमोनिया बेसिकली हमारा क्या है? NH3 होता है ये अमोनिया, और ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। पिरामिडल शेप होता है इसका, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है इसका शेप। और इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये शेप है, दैट इज शेप। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अब हम बात करेंगे इसके नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन हमारी एयर में बहुत कम क्वांटिटी में, कम अमाउंट में प्रेजेंट। ठीक है। बनेगा कैसे ये? सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर देंगे। किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमको मिल जाएगा यहाँ पर अमोनिया प्लस वाटर और प्लस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये हमारी होगी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है। दूसरा हमने अभी आपको हैवर्स प्रोसेस बताया था, N2 + H2। हमारा ये 673 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर ले लेना 2 ATM, 200 से 300 बीच में। आयरन के प्रेजेंस में होगी, मॉलिब्डेनम ले लोगे तो यहाँ बन जाएगा 2 मोल अमोनिया। बैलेंस कर लेना 3। तो ये अमोनिया ऐसे भी बन जाएगा। ये फेमस है काफी। ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अमोनिया ना बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है इसका। इट इज कलरलेस बेसिकली, इट इज कलरलेस गैस, कलरलेस गैस होती है। और विथ पंजेंट ऑर्डर, विथ पंजेंट ऑर्डर, बहुत बेकार ऑर्डर होता है इसका, ऑर्डर इसका बहुत बेकार। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? कम ही होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कुछ 198 केल्विन, एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 240 केल्विन के अप्रॉक्स होता है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना इसमें। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे यहाँ पर। अगर हम इसकी बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये बॉन्ड एंगल आपको पता है 107 डिग्री होता है अप्रॉक्स। ठीक है। और अगर इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें नाइट्रोजन और इसकी, तो ये 101 होता है, 101 पिकोमीटर। पिकोमीटर में ही बताते हैं बॉन्ड लेंथ हमेशा, पिकोमीटर में ही बॉन्ड लेंथ को हम बताते हैं। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अमोनिया किसी और के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो मिलेगा क्या? तो आप करवा दें जरा, कॉपर के साथ करवा दें। तो कॉपर CuCl2 ले लो या Cu का आयन ले लो। अमोनिया के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे ना, ये सेकंड टर्म में है बेसिकली आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो कंपाउंड बनाता है ये
अमोनिया के साथ। कौन सा कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये हमको अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन इस फॉर्मेट में तो आ सकता है इस तरीके से कि अगर इसकी हमने रिएक्शन करा दी तो बनेगा क्या। सिल्वर Ag+ होता है, तो अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगी तो अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये Ag। Ag के साथ अमोनिया रहेगा, अमोनिया 2 मोल यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो ये हम केमिकल प्रॉपर्टी में बता सकते हैं। क्लियर? तो हमारा अमोनिया और नाइट्रोजन मतलब डाई नाइट्रोजन ये हमारा हो। ऑक्साइड्स ऑफ डाई नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन शायद आ नहीं रहे आपके, तो वो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना नॉलेज के लिए, ठीक है। नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3। तो नाइट्रिक एसिड में हम लोग देख लेते हैं, ये बेसिकली क्या है? HNO3। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये भी। तो अगर हम इसकी बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो इसको स्ट्रक्चर देख लो, ये लोन पेयर ऐसे हो जाएगा, ये O और यहाँ पर OH, ये हमारा बन जाएगा इस फॉर्मेट। तो अगर हम बात करें इसकी लैब की, इन लैब में कैसे बनता है, लैब में नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराओगे किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की, ये डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और यहां पर बना लेगा ये HNO3। क्या बना लेगा ये? HNO3। ये देख लेना, ये अलग है, ठीक है, HNO3 बना लेगा। तो लैब में तो ये बना लेगा। दूसरा, हम अगर बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम पानी के साथ कराएं, तो हमारा क्या बन जाएगा? HNO3 बन जाएगा और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। बेसिकली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अनस्टेबल है, ठीक है, तो ये निकल जाएगा। अब इसकी हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा? ये हमारा कैसा है? कलरलेस लिक्विड। कैसा लिक्विड है? कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड है। और क्या है इसका? और क्या बता सकते हैं? ये बेसिकली गैसियस फॉर्म में भी रहता है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में भी रहेगा, ठीक। अगर हम बात करें इसकी नाइट्रिक एसिड की, पानी में अगर इसको डाल दो, तो पानी में डालने के बाद ये प्रॉपर्टी शो करेगा एसिडिक। अब इसका H+ निकलेगा, H+ निकलेगा तो पानी के मॉलिक्यूल से उसका H+ चिपक जाएगा और ये बन जाएगा NO3 नेगेटिव। मतलब पानी के सामने HNO3 एक अच्छा खासा एसिड का काम करता है, एसिड की तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम कॉपर की रिएक्शन करा देंगे HNO3 के साथ, तो ये क्या बना लेगा? कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का होल ट्वाइस। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकाल देगा और वाटर को निकाल देगा, ठीक है। हम जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसका? HNO3 का, तो जिंक को हमारा ये बना लेगा जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट पानी निकाल देगा H2O और लॉफिंग गैस निकालेगा ये N2O, दैट इज कॉल्ड लॉफिंग गैस, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। कोई डाउट यहां पर किसी को? ऑल क्लियर? कर लोगे ये सब? तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया। अब एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस आ नहीं रहे हैं आपके, ठीक है, फॉस्फाइन भी नहीं आ रहा है आपका, फास्फोरस हैलाइड भी नहीं आ रहा है आपका, मतलब फास्फोरस के कोई कंपाउंड नहीं आ रहे, ना ऑक्सो एसिड्स आ रहा है फास्फोरस। मतलब 15 ग्रुप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ग्रुप 16 की बात करते हैं। ग्रुप 16 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम चालकोजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चालकोजन, ठीक है। चालकोजन बेसिकली इसका मतलब होता है ओर फॉर्मर, जो ओर बनाते हैं, ठीक है। तो ये ओर बनाते हैं हमारे, हर ओर में ऑक्सीजन सल्फर होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ठीक, ये हमारे एलिमेंट होंगे। तो ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ में,
अर्थ में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन ही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी जनरल प्रॉपर्टी में देख लेंगे हम। जनरल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसी तरीके से हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा बस। क्या हो जाएगा इसका, NH2 NP4। क्यों, इसका 2H2 2p4, इसका लास्ट में 3H2 3p4, इसका 4H2 4p4, इसका 5H2 5p4, इसका 6H2 6p4। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, अप टू डाउन बढ़ेगी। तो अप टू डाउन बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, तो ये साइज अकॉर्डिंग टू दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। थर्ड की बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी इनकी, ऑब्वियस अप टू डाउन क्या होगी, कम होगी। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम ये कम हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, अप टू डाउन डिक्रीज होती है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। तो सेम हमारा काम करेगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। गॉट इट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन की होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर हो जाएगा। दैट इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ रही है सबको। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 सॉरी। तो ग्रुप 16 में हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हमारा कैसा है, गैसियस। कैसा है ये, गैसियस। बाकी सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ये हमारे कैसे, ये सॉलिड फॉर्मेट में होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्मेट। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट, समझ में आ रही है सबको बात, बोले भाई। यस सर। ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर मेटलॉइड हो जाएगा बाय जियो सब तेरा। तो यहां पर जो मेटलॉइड की अगर हम बात करें, यहां पर जो नॉन मेटल है वो है ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है। ये हमारे कैसे है, नॉन मेटल ले लेंगे, नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल हो जाएंगे। और ये कौन कौन से, सेलेनियम एंड टेलुरियम, ये हमारा कैसा हो जाएगा, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में डाल देते हैं इसको। और पोलोनियम हमारा रेडियो एक्टिव मेटल है, तो ये हमारा हो जाएगा मेटल। क्या हो जाएगा ये, मेटल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हमको ये चीज थोड़ा सा जाननी है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सल्फर के। बेसिकली दो फॉर्म होते हैं सल्फर, S6 और S8 फॉर्म में स्टेबल करता है। ये भी हमारे पॉलीएटमिक होते हैं। और ओजोन भी O3 फॉर्म में रहता है, जैसे नाइट्रोजन होता है N2, फास्फोरस P4। ऐसे फास्फोरस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, फास्फोरस की जैसे P4 था, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था ना P4। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है P4 का, ये कुछ इस तरीके से बनता है, ये ऐसे, ये ऐसे जुड़ा होता है। हम इसके एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे तो ये बॉन्ड टूटता जाता है, अलग अलग एलोट्रॉप्स बनते जाते हैं, वो हमें पढ़ना नहीं। ऐसे ही हम सल्फर की बात करें तो सल्फर S6 वाला हम बात करें तो जैसे गोवा में चेयर पड़ी होती है ना ऐसे, तो ये हमारा सल्फर हो जाएगा S6 फॉर्म। और एसिड फॉर्मेट में हमारा हो जाएगा W, ये W बन जाता है एसिड। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओजोन हमको पता है, इट्स एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, ये एलोट्रॉप है ऑक्सीजन। कोई डाउट यहाँ पर किसी को। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसकी और प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग ना ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, -2। क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल।
तो 2 की कमी है तो -2, और मैक्सिमम क्या जाएगी, दैट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी मैं बता चुका हूँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, क्योंकि मैक्सिमम आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो +6 मैक्सिमम जा सकती है इसकी। समझ में आ रही सबको बात, क्लियर है? कीर्ति समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से चीजें देखेंगे, तो इस तरीके से चीजें हम थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। बाकी इसकी -2 भी स्टेबल है, +2 भी है, +4 भी है, +6 भी है। ऐसे इवन फॉर्म में है, इवन फॉर्म में है। अगर हम बात करें एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, तो वही है कौन सा, ऑक्सीजन का मतलब सेम एनामलस प्रॉपर्टी होगी जैसे जो नाइट्रोजन की हम लोग अभी पढ़ चुके हैं रिसेंटली। क्या क्या, स्मॉल साइज ले लेंगे, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कौन सा, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कुछ अलग बनाती है इस एटम को इस ग्रुप के अदर एटम के साथ से मिलकर, ठीक है। तो ये हमारी एनामलस प्रॉपर्टी होगी। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो E16 मतलब 16 ग्रुप के जो भी एलिमेंट होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो रिएक्शन आप करा दो अलग अलग, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो अगर हम इसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन अगर कराते हैं, ठीक है, तो ये डाइहाइड्राइड फॉर्म में बनाएगा, जैसे H2O, ठीक है, H2S, ठीक है, H2TE, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, तो सेलेनियम ले लो, टेलुरियम ले लो, ठीक है, और पोलोनियम ले लो, H2PO। पोलोनियम ऐसे रेडियो एक्टिव है, बनेगा नहीं। तो ये हमारे 4 कंपाउंड बनेंगे। अगर हम इनकी बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैंने अभी बताया था नॉन मेटल के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो बेसिक, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ये बेसिक प्रॉपर्टी। तो बेसिक सबसे ज्यादा कौन होगा, H2O एज कंपेयर टू H2S, ये हमारा एसिडिक हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें हैलोजेंस के साथ, तो हैलोजेंस के साथ इसकी रिएक्शन थोड़ी अलग अलग वे में जाएगी। अलग अलग वे में का मतलब, ये हमारा EX2 भी बनाएगा, EX4 भी बनाएगा, EX6 भी बनाएगा। मैं एग्जाम्पल जरूर आपको बता देता हूँ, EX2 में OF2 बनाएगा, ठीक है, SF4 बनाएगा इसमें, SF6 बनाएगा इसमें। तो ये बनाएंगे कंपाउंड्स, ठीक है। अगर हम बात करें SF4, देखो यहाँ पर OF2 के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। इट्स अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सल्फर SF4 का यहाँ पर स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है आपसे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, याद रखना है इसको थोड़ा सा। शेप की बात करें, सीसॉ शेप होता है इसका। कैसा शेप होता है, सीसॉ शेप। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, sp3d। अब हम SF6 की बात करें तो SF6 में क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है, sp3d2। इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री भी और शेप भी, दोनों चीज क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। तो ये चीज इसका इजी रहेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, अगर इस एलिमेंट की ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये बेसिकली हमारे EO2 और EO3 टाइप कंपाउंड बनाएंगे। फॉर एन एग्जांपल सल्फर के साथ रिएक्शन करा दो,
तो ये सल्फर SO2 और SO3 टाइप कंपाउंड बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर आपसे पूछे कि SO3 और SO2 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो SO3 इज एसिडिक, मोर एसिडिक, ये एसिडिक ज्यादा है। ठीक है, वैसे नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ही होते हैं लेकिन यहाँ पर इन दोनों में भी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, एसिडिक नेचर ज्यादा। अब हम मेटल की बात करें, मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, तो अगर हम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा मेटल ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करा दो तो ये हमारे मेटल के साथ इस एलिमेंट की कई टाइप से रिएक्शन हो सकती है। एमी टाइप हो सकती है, ठीक है, M2O3 टाइप हो सकती है। तो अलग अलग टाइप से हमको मिल जाएगी रिएक्शन। जैसे हम Al2O3 की बात करते हैं, Al2O3 बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर M2E भी बना सकता है, मतलब ये हमारा Na2S भी बनाता है सल्फर के साथ। तो मेटल पे डिपेंड करेगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, उसके हिसाब से इस एलिमेंट की रिएक्शन करा देना, सिंपल हो जाएगा, वहां पर दिक्कत नहीं होगी। रटने वाली चीज नहीं है कोई कि रटना पड़े, आप इजी है। ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से आप देख लो, कोई रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको रटना पड़े। गॉट इट? आगे चलूं, हम बात करते हैं यहाँ पर डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन, तो डाई ऑक्सीजन की बात करते हैं, मतलब O2। किसकी बात करते हैं? O2। O2 बेसिकली हमारा बनता कैसे है? O2 बन सकता है KClO3 को हीट कर दो आप, पोटेशियम क्लोरेट को आप क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। हीट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? KCl अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, ये अलग अलग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो सिल्वर ऑक्साइड का, तो यहाँ पर आपको Ag सिल्वर अलग मिल जाएगा और O2 अलग मिल जाएगा। बैलेंस कर लेना आप अपने हिसाब से। हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी आप तोड़ सकते हैं, तो इसको भी आप इजिली डिकम्पोज कर दो, तब भी आप बना सकते हो क्या? H2O + O2। बैलेंस कर लेना आप, बैलेंस आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ एग्जांपल हो जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ O2, तो यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसा होता है? हमारा कलरलेस होता है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, कोई खुशबू नहीं है। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल हो जाता है पानी में, तभी तो हमारे मैराइन मैमल्स जिंदा होते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कितना अगर सॉल्युबल पूछे कितना हो जाएगा ये, तो इसका डेटा कुछ 3 के लमसम याद रखना, 3.08 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 3 पॉइंट उसका लमसम सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब में 3 हो जाता है, इन 100 सेंटीमीटर, मतलब 3% हो जाता है सॉल्युबल। अगर सीधे एक नॉर्मल वे में बोले, कितना हो जाएगा? 3% सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबल। इतना याद कर सकते हैं, इस तरीके से दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर इसके, चलो इसका वो भी देख लो, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप क्या होता है इसका? एलोट्रॉप्स एक ही मात्र एलोट्रॉप है, दैट इज ओजोन, जो कि 20 किलोमीटर ऊपर होता है अर्थ सरफेस से। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी बहुत मजेदार है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। किसी के भी साथ रिएक्शन करा दो, रस्टिंग हो जाती है ना, या ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब कॉरोजन हो जाता है, ठीक है, या कंबशन हो जाता है। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन जो है वो सबके साथ अच्छे से सबको बर्बाद कर देती है। कार्बन के साथ करा दो तो क्या बन जाएगा? CO2 बना देगा। तो यहाँ पर आराम से रिएक्शन हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ करा दो तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। HCl के साथ रिएक्शन करा दो O2 की, तो ये Cl2 बना लेगा, Cl2 अलग और ये अलग पहुंच जाएगा, H2O। समझे?
तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखना, बाकी तो चीजें बन जाएंगी आपकी। गॉट इट? कोई डाउट? इतनी यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? इतना कर लोगे? नहीं सर। हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ओजोन शायद आपका आ नहीं रहा है। ओजोन आ रहा है क्या आपका? ओजोन नहीं आ रहा है। सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म आ रहे हैं। सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म देख लेते हैं। सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म, सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म। तो सल्फर के दो एलोट्रोपिक फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। अभी हमने कुछ सुबह मॉर्निंग में इसके एग्जांपल्स देखे थे, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में। तो बस यही दो एग्जांपल है इसके, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक सल्फर है हमारा, मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ये दो टाइप के आपको सल्फर देखने को मिलेंगे। रोम्बिक सल्फर को हम अल्फा सल्फर बोलते हैं। कौन सा सल्फर बोलते हैं? अल्फा सल्फर। तो ये ऑप्शन में आ सकता है भैया, रोम्बिक सल्फर कौन सा होता है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो ये याद रखना, ठीक है। मोनोक्लिनिक को हम क्या बोलते हैं? बीटा सल्फर। क्या बोलते हैं? बीटा सल्फर। तो याद रखना, रोम्बिक, रोम्बिक इज फर्स्ट, देन मोनोक्लिनिक, ठीक है, देन मोनोक्लिनिक। तो अल्फा पहले होगा, अल्फा इज रोम्बिक। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। ये अगर हम बात करें रोम्बिक की, तो ये येलो कलर का होता है, येलो कलर, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 385 केल्विन होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफाइड ग्रेविटी, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कितनी? 2.06, ठीक है। ये आप देख लेना। ये इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इनसॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबल इन CH2, कार्बन डाइसल्फाइड में CH2 में सॉल्युबल हो जाएगा। सेम इसकी भी कहानी है, ये भी हमारा मेल्टिंग पॉइंट इसका थोड़ा ज्यादा होता है, बस ये है मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी थोड़ी सी कम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी थोड़ी सी कम है, 2 मान लो इसको, 2 ग्रेविटी है, ठीक है। सॉल्युबल हो जाता है ये किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड। ये भी लमसम येलो ही कलर का होगा, लमसम ये भी हमारा येलो कलर का होगा। कलरलेस होता है, कलरलेस निडल शो करता है, कलरलेस निडल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। बाकी इससे क्वेश्चंस आएंगे तो ये इसी फॉर्मेट में आएंगे। इंसॉल्युबिलिटी, ये वाला पॉइंट जो है वो आ सकता है क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखें। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी बेसिकली बोल दो, जैसे आपका ग्रेविटी जो काम करती है ना, पर यूनिट एरिया में जो ग्रेविटी होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट एरिया में बात करते हैं या पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम स्पेसिफाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है? आगे चलूं। अब देखो यहां पर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। मुझे एक बार बता दो कि सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह आ रहे हैं क्या? सल्फर डाइऑक्साइड आ रहे हैं क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड यस सर, आ रहे हैं? तो यस सर। सल्फर डाइऑक्साइड को और देख लेते हैं। सर ओजोन भी आ रहा है। ओजोन भी आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड को देखते हैं फिर ओजोन पे आते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली हमारा सल्फर का कंपाउंड है, SO2 जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा सिंपली बन जाएगा, सल्फर की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो SO2 हमारा बन जाएगा, गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर हम इसकी लैब में बात करें तो लैब में कैसा बनता है? एसिड से बनता है ये, वो एसिड होता है हमारा H2SO3, तो उसका SO3 2 नेगेटिव फॉर्मेट और इसका एसिड का 2H+, इसको जब हम हीट कर देते हैं थोड़ा सा तो H2O अलग और SO2 अलग पहुंच जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें
फेरस सल्फाइड की रिएक्शन करा दो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर Fe2O3 बन जाएगा, दैट इज रस्ट बेसिकली, और यहाँ पर हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बताओगे भैया ये कलरलेस होता है, ठीक है, पंजेंट ऑर्डर होता है, बेकार ऑर्डर होता है इसका, पंजेंट ऑर्डर, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ऑक्सीजन है तो मतलब सॉल्युबिलिटी है वहां, सॉल्युबल इन वाटर, पोलर होता है ये, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल हो जाए क्योंकि ये कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो पानी भी पोलर है, पोलर पोलर में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इसकी बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट उसका हो जाता है 263 केल्विन, तो ये हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी की, तो केमिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पर इस पे सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ कराओ तो H2SO3 बन जाएगा, एसिड रेन में बनता है ना ये, बेस के साथ करा दो NaOH की रिएक्शन करा दो SO2 के साथ, तो ये हमारा बनाएगा Na2SO3 और H2O निकल जाएगा, तो ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। अगर हम SO2 की रिएक्शन अभी हम कर चुके हैं, ये ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं तो SO3 बन जाता है, तो ये तो हम देख चुके हैं, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की कहानी इतनी थी। अब लोग बात करते हैं ओजोन की, ओजोन को और देख लेते हैं थोड़ा। ओजोन हमारा इंपॉर्टेंट है, इट्स एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, एकमात्र एलोट्रॉप है, तो एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है ओजोन। तो बनता कैसे भैया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन वगैरह टूटते हैं हमारे, ओ जो है वो टूटता है, ठीक है, ओ टूटता है, यहाँ पर लाइट पड़ती है बेसिकली यूवी रेस, ठीक है, तो ये अलग जाएगा, ये O2 जाएगा, ये O3 बनेगा, इस फॉर्मेट में बनता है ये, ठीक है। अगर हम सिंपली देखें तो 3O2 की रिएक्शन हमारी बन जाती है 2O3 फॉर्मेट, तो दो बेसिकली 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर 2 ओजोन के मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली एनर्जी यहाँ लगती है, तो कैसा प्रोसेस है भैया, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी लगती है ना यहाँ पर, तो कैसा प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक प्रोसेस, कोई डाउट, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ चुका है इसकी बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर हम बात करें प्योर ओजोन, प्योर ओजोन जो है वो कैसा है, पेल ब्लू गैस है, कैसा है ये, पेल ब्लू गैस, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना क्योंकि ये आ चुका है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये लिक्विड फॉर्म में कैसा होगा, डार्क ब्लू लिक्विड, पेल ब्लू मतलब हल्का, और डार्क ब्लू लिक्विड फॉर्म में होगा, और सॉलिड फॉर्म में कैसा होगा, वायलेट ब्लैक टाइप का, वायलेट ब्लैक कैसा होगा, सॉलिड होगा, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना, ठीक है। अगर हम इसको ज्यादा ब्रीथ कर लेते, ठीक है, लार्ज कंसंट्रेशन, लार्ज कंसंट्रेशन, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट, गॉट इट। अब यहां पर हम बात करें कि कैसे रिएक्शन होगी। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली अगर हम NO की रिएक्शन कराएं किसके साथ, O3 के साथ, तो NO भैया हमारे फ्री रेडिकल है, ये NO में फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, देखते ही ये एक ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेंगे और ये O2 बन जाएगा, समझे, क्योंकि ये NO हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म में है और ओजोन फ्री रेडिकल से ही बनता है, तो इससे तुरंत ऑक्सीजन एक ले लेगा, तो ये हमारी इसकी फेमस केमिकल प्रॉपर्टी है। यहां तक हम लोग देख चुके हैं। अब ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की बात करते हैं।
ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर का ऑक्सो एसिड, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो हमारा H2SO4 स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज्यादा आएंगे नहीं। तो H2SO4 हमारा कहलाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। एक ऑक्सीजन अगर हम कम कर देंगे इसको तो ये बन जाएगा H2SO3। तो इसको बोल दोगे आप सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोल दोगे? सल्फ्यूरस एसिड। गॉट इट। अब अगर हम बात करें इसमें, इसी में हम 2 का मल्टीप्लाई करें, इसी एसिड में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो भैया H2O, तो एरो कुछ इस तरीके से जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन। इसको ना ऐसे करता हूं, ठीक है? तो 2 का मल्टीप्लाई करो और पानी निकाल दो, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H2S2O5। इसको बोलते हैं हम पायरोसल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरस से बना है, तो इसको बोल देंगे पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, यहां इसकी बात करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करो और पानी निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? H2S2O7। इसको बोल देंगे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट किसी को? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इसको हम ओलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलियम। याद रखना है इसको थोड़ा सा। गॉट इट। अब हम सल्फ्यूरिक, अगर हम इसकी बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारा कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है ये? कलरलेस। डेंस होता है ये, डेंस ऑयली लिक्विड। डेंस ऑयली लिक्विड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना आप और इसके स्ट्रक्चर्स देख लेना बस। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, दो तो डबल बॉन्ड हो, इससे बनने ही बनने हैं सल्फर से हर स्ट्रक्चर में। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। यहां पर इसकी बात करें, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये O, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर OH, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से चीजें आपको करनी होगी। क्लियर? कोई डाउट? अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अगर साथ साथ देखें, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो आप केमिकल प्रॉपर्टी में आराम से इसको कोई भी मेटल ले लो, मेटल के साथ H2SO4 की रिएक्शन कराओगे तो वो डिस्प्लेस कर देगा, तो बना लेगा वो M2SO4 और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। आपको पता है मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है वहां पर, तो आराम से निकाल देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे शायद। ठीक है, एक फेमस रिएक्शन है कि कैल्शियम फ्लोराइड की अगर रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम सल्फेट प्लस 4, 4 क्या, HF ले लो, बैलेंस कर लेना कितना क्या है, 2HF आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। कोई डाउट यहाँ पर? समझ में आ गई इतनी चीज? बोले, कर लोगे? यस सर। ग्रुप 17 की बात करते हैं। ग्रुप 17, ग्रुप 17 मतलब हमारा क्या है? हैलोजन। हैलोजन मतलब सॉल्ट फॉर्मर। हैलोजन का मतलब क्या हो गया? सॉल्ट बनाने वाले। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेंटाइन, ये रेडियो एक्टिव है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मेन है। अगर हम इसकी जनरल प्रॉपर्टी की बात करें, सारे के सारे डायएटॉमिक, तो डायएटॉमिक होते हैं ये F2Cl2, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं सारे। वहां तो टेट्राएटमिक थे, हेक्साएटमिक थे, पॉलीएटमिक कहलाते थे, यहाँ सारे डायएटॉमिक।
तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल प्रॉपर्टी की बात करें, जनरल प्रॉपर्टी में पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NH2Np5 हो जाएगा। इसका फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, 2s2 2p5, क्लोरीन 3s2 3p5, फिर 4s2 4p5, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा, अप टू डाउन एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो साइज क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, अप टू डाउन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बोलो, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताएं जरा आप लोग। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये ऑर्डर नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, यहाँ पर यही एक्सेप्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये आप थोड़ा सा याद रखना, वरना आप सोए हुए तरीके से आंसर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी ऑर्डर पूछ सकता है वो आपसे, तो याद रखना इसमें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात करें तो वो तो आपको पता है भैया, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो हमने आपको इसमें भी बता दिया, फोन कल बुरा आया, साइन चालाक है। इसमें आपको ना सारी वैरायटी मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो सारा चीज मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलूं, तो ये हो गई हमारी जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग चलेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो फ्लोरीन जो है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये हमारे सारे के सारे डायएटॉमिक फॉर्म में है। ये दोनों भैया हमारे हैं गैसियस, ये गैसियस है। ब्रोमीन एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल है, एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल। और आयोडीन तो हमारा सॉलिड है, फास्फोरस भी सॉलिड नॉन मेटल है, और सल्फर भी। तो इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखना। ठीक है, अब ऐसे बहुत से फॉर्मेट में आपको फ्लोरीन भी मिल जाएगा। अब इसकी हम एनामलस प्रॉपर्टी की बात करें, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी ऑर्डर सेम होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सेम होगा, एफिनिटी मतलब चाहत इलेक्ट्रॉन की, सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी, देन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर हम बात करें इसका एनामलस प्रॉपर्टी, तो एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की एनामलस प्रॉपर्टी, फ्लोरीन की एनामलस प्रॉपर्टी वही है भाई, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये आपको दिमाग में रखना, ये चार तो भूलनी ही नहीं है चीजें, क्योंकि ऑप्शन में आ सकते हैं और पूछ सकते हैं कौन सा नहीं है, कौन सी एनामलस प्रॉपर्टी नहीं है। तो वहीं पर आपके फिर दिमाग काम नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया कि अप टू डाउन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, अप टू डाउन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आगे चलूं, कोई डाउट यहाँ पर? अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इसको हम फ्लेम वाला बात करें, तो ये येलो कलर का हो जाएगा। कौन सा शो करेगा, येलो कलर। ये हमारा करेगा ग्रीनिश येलो। कौन सा, ग्रीनिश येलो। और ब्रोमीन कौन सा करेगा, रेड भैया। और आयोडीन कौन सा करेगा,
आयोडीन हमारा वायलेट कलर शो करता है, ये हमारे वायलेट कलर शो करता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी को और देख लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो हैलोजेंस की केमिकल प्रॉपर्टी तो वर्ल्ड फेमस है। तो यहाँ पर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी -1, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी पहुंचेगी, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो +7 पहुंचेगी। अब हैलोजन की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सबके साथ रिएक्ट कर ले सकता है, सबके साथ। इवन हैलोजन नोबल गैसेस के साथ भी फ्लोरीन ने रिएक्शन की है, जिससे किसी ने सोचा नहीं था। तो ये सबके साथ कर लेता है रिएक्शन के मामले में। नोबल गैसेस जो हैलोजन है वो सबसे आगे है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें E17 ग्रुप की, तो ये ऑक्सीजन के साथ भी बना लेंगे। अभी हमने देख लिया ऑक्सीजन के हैलोजन के साथ कर लो या हैलोजन के ऑक्सीजन के साथ, एक ही टाइप है, ठीक है। अब हैलोजन की हम जब हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो ये बनाते हैं हैलोजन एसिड, मतलब HF, HCl, HBr और HI। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है इनमें से, तो क्या आंसर होगा आप? एसिडिक कौन है सबसे ज्यादा? HF, HCl, HBr और HI? हैं, बताओ भैया, कौन है सबसे ज्यादा एसिडिक? HI। HI सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है ना वो HI की ज्यादा है, बड़ी है। तो H ये जल्दी टूटेगा तो एसिडिक H+ ज्यादा देगा, तो ये हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एसिडिक ऑर्डर, ये एसिडिक ऑर्डर होता है। अगर हम बॉन्ड इंथैल्पी की बात करें तो बॉन्ड इंथैल्पी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी किसकी है? HF की। छोटा बॉन्ड देर में टूटता है, एनर्जी ज्यादा लगती है, तो बॉन्ड इंथैल्पी का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखो बस, ठीक है। बाकी आप सब इसमें से कर ही सकते हो। तो यहां पर अगर हम हैलोजन की बात करें तो ये जैसे हम क्लोरीन की बात कर ले तो Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, इस टाइप के कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। अगर हम इनमें भी एसिडिक नेचर पूछे, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंचती है +7, यहाँ पर +7 पहुंचती है, यहाँ पर +5 पहुंचती है, यहाँ पर कितनी पहुंचेगी? +3। समझे? तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। समझे? कीर्ति, समझ में आई आपको बात? कोई डाउट? आदित्य, कुशाग्र? नो सर। ठीक है। तो अब हम मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराएं, मेटल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो मेटल के साथ क्या बनेगा? हाँ, मेटल पे डिपेंड करेगा। अगर एक वाला मेटल है, मतलब एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, सोडियम टाइप, तो ये सोडियम हैलाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इस टाइप के कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। अगर डाई पॉजिटिव है तो वो डाई फ्लोराइड, डाई ब्रोमाइड, डाई आयोडाइड, डाई क्लोराइड टाइप बनाएगा। अगर एल्यूमिनियम टाइप है तो वो ट्राई फ्लोराइड, ट्राई क्लोराइड टाइप, ट्राई ब्रोमाइड, ट्राई आयोडाइड टाइप कंपाउंड बनाएगा। तो डिपेंड करेगा मेटल कौन सा, ठीक है। तो ये हमारे कई टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट? बोले जल्दी। अगर हम No, sir. हैलोजन की रिएक्शन हैलोजन के साथ करवाएं, ठीक है, तो ये हमारे XX-3, XX-5, XX-7, इनको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या बोलेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड।
जब हैलोजन हैलोजन के साथ, मतलब हैलोजन एक हैलोजन दूसरे अदर हैलोजन के साथ कंपाउंड बनाता है, उनको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ पर इंटर हैलोजन कंपाउंड, जैसे इसका एग्जांपल पहुंचता है IF7, तो ये आई हो गया, ये IF7 हो जाता, तो ये पहुंचता है, ठीक है, ClF3, ठीक है, BrF3, ये ClF5 ले लो, ठीक है, ये ले लो ClBr, तो ये बनाते हैं भाई, ठीक है, हैलोजन हैलोजन के साथ भी रिएक्ट कर लेते, खुद के ही साथ मस्त रहते हैं ये लोग। समझे कि नहीं समझे आप लोग? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्लोरीन के पास। क्लोरीन आ रहा है ना, क्लोरीन, क्लोरीन डिस्कवर्ड बाय शीले, डिस्कवर्ड बाय शीले, ये शीले ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय शीले। तो किया क्या था शीले ने, बेसिकली अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है वो क्लोरस वर्ड से आया है। क्लोरस वर्ड का मतलब होता है ग्रीनिश येलो, और ग्रीनिश येलो होता भी है, मैंने आपको भी कलर लिखवा दिया है क्लोरीन का फ्लेम टेस्ट में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद में रखना। प्रिपरेशन कैसे करेंगे क्लोरीन की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन करा दो HCl के साथ, तो ये बना लेता है MnCl2 और Cl2 दे देगा और पानी बना देगा। NaCl की करा दो रिएक्शन, किसके साथ, MnO2 के साथ, तब भी ये क्या बनाएगा, MnCl2, समझे, और क्या बना लेगा, NaHSO4, कब, जब हम H2SO4 भी इसमें डाल देंगे, H2SO4 डालेंगे तो NaHSO4 भी मिल जाएगा, और आपको क्लोरीन तो मिलनी है और H2O मिल जाएगा। तो मेन है भैया क्लोरीन, क्लोरीन को बनाना है। पोटेशियम परमैंगनेट जानती हो, KMnO4, KMnO4 की रिएक्शन करा दो HCl के साथ, तब भी हमारा MnCl2 बनेगा। MnCl2 पता नहीं साथ साथ इसका जोड़ी अच्छी बनती है मैग्नीज के साथ, तो यहाँ पर पानी बन जाएगा। तो कुछ कंपोनेंट तो हमारे सेम ही है लमसम, जब भी हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। इसमें ये पूछ सकते हैं डेक्कन्स प्रोसेस, तो डेक्कन्स प्रोसेस थोड़ा सरल है, लेकिन डेक्कन नाम की चीज जो है ना वो टफ बना देती है इसको, लेकिन इजी रिएक्शन है, सबसे सिंपल रिएक्शन। HCl की रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा भैया, Cl2 और H2O अलग निकल जाएगा, इसको बोलते हैं डेक्कन्स प्रोसेस। तो डेक्कन्स प्रोसेस से भी क्लोरीन बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, तो अभी हमने बहुत सी रिएक्शन करवाई है इसकी, सोडियम के साथ करा दो, मैग्नीशियम के साथ करा दो, एल्यूमिनियम के साथ करा दो, ठीक है, ये आप खुद करा सकते हैं। Fe के साथ करा दो, FeCl3 बन जाएगा, तो ये आप खुद करा लेना, ठीक है। H2 के साथ करा दो, HCl बन जाएगा। H2SCl2 के साथ करा दो, तो क्या बन जाएगा, HCl प्लस सल्फर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे अल्केन, जो है अल्केन के साथ आप करा दो, अल्केन ले लोगे तो आपका बन जाएगा, अल्कीन ले लोगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप रिएक्शन करा सकते हैं। अल्केन की रिएक्शन हम देख चुके हैं, क्लोरो अल्केन बनता है लाइट के वजह से, ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। कोई डाउट यहां तक, बोले, नो सर। ठीक है। नो सर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन की अगर हम बात करें तो यहां पर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन में हमारे बहुत सिंपल सा ट्रिक है इसमें, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन में।
यहाँ पर हम ऐसे ऐसे ले लेंगे। कौन कौन से हैं ये? 4 है ना, तो इसको ऐसे कर दो। अब हम इसको बांट देंगे 4 में। 1 2 3 4। अब हम देखेंगे इसमें एसिड के बारे में। अगर हम बात करें ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन की, तो देखो मैं आपको बता रहा था कि हैलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 से स्टार्ट होती है। तो -1 भी होती है, +3 भी होती है, +5 भी होती है और +7 भी होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपली बात करें तो जैसे हमने देखा, एक होता है हैलिक एसिड। ठीक है, हैलिक एसिड। हैलिक एसिड क्या होता है? H होता है, X होता है और O3 होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हैलिक एसिड। कोई डाउट? अब हैलिक एसिड से हमने एक ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या बन जाता है? HXO2। तो इसको बोलते हैं हम हैलस एसिड। अभी हमने देखा था ना सल्फ्यूरस, ऐसी हैलस। एक ऑक्सीजन हमने और हटा दिया तो बन गया ये HXO। इसको बोलते हैं हाइपो हैलस। हाइपो मतलब और ज्यादा कम हो गया। ठीक है, अगर इसमें एक ऑक्सीजन हम ऐड कर दें, यहाँ एक ऑक्सीजन हटा रहे, एक ऑक्सीजन ऐड कर दें तो बन जाएगा ये HXO4। तो इसको बोलते हैं हम पर हैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? अब इसमें से कौन कौन से स्टे करते हैं, कौन कौन से, सारे हैलोजन के लिए नहीं होते ही। तो यहाँ पर जो होते नहीं है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ हो गया ये हाइपो हैलस और ये हो गया हमारा हैलस और ये हो गया हमारा हैलिक और ये हो गया हमारा पर हैलिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केस है, ये हाइपोहेलस वाला तो सब लोग देंगे। ठीक है, ये सारे लोग शो करते हैं, स्टेबल रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो केस है, ये मैं इसमें कोई भी, मतलब अगर हम बात करें HOF, इस HO, यहाँ पर हम बात करें HOF, HOCl, HOBr और HOI, तो ये वाले केस में कोई भी शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन शो करता है, HClO2, HClO, HClO2 ले लो और HClO3 ले लो, तो क्लोरीन के सारे शो करेंगे। क्लोरीन के सारे ऑक्सो एसिड शो होते हैं, लेकिन फ्लोरीन के सारे नहीं होते। फ्लोरीन सिर्फ ये अकेला शो करता है। अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन में ये शो नहीं करेगा, ब्रोमस नहीं बनता है, ना आयोडस बनेगा। तो ये बनता क्या है? ये HbRO2 बनाएगा। ठीक है, ये HiO2 बनाएगा, ये HbRO3 भी बनाएगा, ये HiO3 भी बनाएगा। समझे बात को? नहीं, 4 बेसिकली, ये 3 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, 4, ये भी 4 है और ये भी 4 है। समझे कि नहीं समझे? तो याद रखना ये कि इसमें ये ब्रोमस और आयोडस नहीं बनाता है और यहाँ पर फ्लोरीन का कोई नहीं बना रहा है। कोई डाउट? इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का ना पेज खत्म हो गया है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कल सैटरडे है। कल हम लोग थोड़ा ना खींच लेंगे इसको, आज ना इतने ही रहने देते हैं। कल हम लोग इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। कल अल्कोहल, फिनॉल और बायोमोलिक्यूल्स खींच लेंगे, क्योंकि एक्चुअली मेरा सिस्टम ना हैंग हो रहा है इस टाइम। तो हम लोग कल इसको खींच लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
स्क्रीनशॉट लेना है नोट्स के तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। कल इसको सर आपने हैलो एल्केन्स वाला चैप्टर का सेव किया है नोट्स? हाँ हाँ सेव किया है मैंने, सेव किया है, भेज दूंगा मैं। कल हम लोग करीब 11 बजे मिलेंगे मॉर्निंग में। 11 बजे हम लोग मॉर्निंग में मिलेंगे। कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। सर कल सैटरडे नहीं, कल फ्राइडे है। कल फ्राइडे है? जी। अच्छा, तो कल हम लोग फिर 12 बजे मिलेंगे, ठीक है? कल हम लोग फिर 12 बजे मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय sir. सर, गुड नाइट। गुड नाइट।